कन्वेंशनल करंट क्या होता है? अज्यूम्ड, ठीक है। एक्चुअली करंट नाम की कोई एंटिटी नहीं होती है। करंट आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में हमने एक एंटिटी अज्यूम किया कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने कन्वेंशनल करंट के बजाय कहना चाहिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अज्यूम्ड टू बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक ऑपोजिट में है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। खैर, अपने पास ये चारों टॉपिक्स है जिनको आज हम क्लास में डील करेंगे, लेकिन पहले कल होमवर्क दिया था, क्यों ना उसको पहले डील कर लिया जाए। तो होमवर्क दिया था, तो देखें सब लोग, मैं जल्दी से एक बार रिविजिट कर देता हूं। किसी को क्वेश्चन में 1 में डाउट है क्या? किसी को भी 1 2 3 में किसी को डाउट है क्या? आई एम जस्ट लुकिंग एट ए चैट। चैट में जितना आप जल्दी रिप्लाई करोगे उससे ही पता चलेगा आपको किसमें डाउट है। क्वेश्चन में 1 2 3, आई एम जस्ट होप कि आपको होमवर्क दिया है तो उसका डिस्कशन पूरा हो जाए। Question 1 2 3, is it 2? Shrest is asking question number 2. Shrest, आप पूछ रहे हो कि what is the relationship between 1 ampere and 1 coulomb? ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है। अगर आप देखते हो 1 ampere इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 1 ampere इक्वल्स टू लिख सकते हो आप 1 coulomb पर 1 सेकेंड। क्लियर है क्या? तो आप डेफिनेशन भी स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द 1 कूलम करंट फ्लोइंग इन थ्रू 1 सेकेंड। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने पूछा है, प्रियंका ने 3 पूछा है, ठीक है। मैं 3 को थोड़ा सा हल्का समझा देता हूं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अभी बता रहे थे हम लोग, ठीक है। कन्वेंशनल करंट जो बता रहे थे डायरेक्शन के बारे में, कि जो करंट का डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कन्वेंशनल करंट जो होता है, एक तरीके से मैं बोलूं, अगर कन्वेंशनल करंट जो होता है इज opposite to flow of current, opposite to flow of electron। सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है? यस सर। 4 5 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में एक सेकेंड क्वेश्चन 4 एंड 5 में किसी को डाउट है सर? 4 नंबर क्या? What is meant by saying that potential difference between 2 volts is 1 volt? बड़ी सिंपल सी बात है बाबू, कि अगर किसी 2 पॉइंट के बीच अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इसका मतलब है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। 1 वोल्ट सिंपल जानते हो, 1 वोल्ट कैन बी इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। तो लिख सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन to move a 1 coulomb of charge from one point to another। क्या क्लियर है क्या? 4th में जिसको भी डाउट था, फॉर्मूला वही जा रहे हैं अपन। 1 वोल्ट मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज 1 जूल पर 1 कूलम। इज इट क्लियर क्या? यस सर। क्वेश्चन 5 में किसी को डाउट है क्या? ये तो क्वेश्चन क्लास का किया हुआ, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए, और ये बताऊंगा भी नहीं। 5 6 किसी को डाउट है क्या? 6 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? 7 में किसी को डाउट है क्या? मुझे बताया गया कि 7th में आप लोगों के डाउट्स हैं। does anyone have doubt in this question number 7? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? आगे इज सेइंग नो। एनीवन एल्स? रवि, सो किसी एक को भी डाउट है? विल नॉट टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम लेगा नहीं है। मैं श्रेष्ठ इज सेइंग यस। सो श्रेष्ठ मैं समझा देता हूं आपको। How much energy is given to 1 coulomb of charge passing through? सिंपल याद रखिएगा, एनर्जी बोले तो वर्क डन की बात हो रही है, ठीक है। वर्क डन होता है Q इंटू V। क्लियर है? Q अपने पास दे रहा है 1 कूलम और वोल्ट कितना दे रहा है? 6 वोल्ट। तो क्या नहीं आंसर आ जाएगा 6 जूल? क्लियर है क्या श्रेष्ठ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसी को डाउट है क्या? किसी को 8 डाउट है क्या? अच्छा मैं यूवी का मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। 8 मैं क्या करके आएंगे ना,
10 मिनट लगेगा, पूरा डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में निखिल को डाउट है, निखिल राजरंजन, देखते हैं। ये तो देखो ये वाहियात क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्या कह रहा है, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का करंट दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपका करंट दिया गया है, करंट इज गिवन I इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। आपको वोल्टेज दे दिया है 220 वोल्ट, आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन 1 आवर, आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग। अगर आपको करंट पता है तो आपको क्या इस वोल्टेज की जरूरत है क्या? अगर आपको करंट पता है, आपको टाइम पता है 3600 सेकेंड, तो क्या आपको इस वोल्टेज की जरूरत है करंट के फ्लो के लिए? क्या सीधा क्या करोगे, सीधा करंट इंटू क्या कर दोगे, टाइम। आई क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू होता है आई इंटू टी। क्या सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, इज इट फाइन? ओके, अंशु सिंह यस। किसी को डाउट है वो बताओ 8 में। हाँ, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ये ना वोल्टेज बेकार में दिया है, ये बस दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 पे डाउट है लोगों को, चार्ज दिया गया है, टाइम दिया गया, पोटेंशियल, ये भी टाइम पास के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आपको ना, इस क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया, इस क्वेश्चन ने आपको दे दिया चार्ज दे दिया, इस क्वेश्चन में आपको चार्ज दे दिया गया है कितना, 9600 और सॉरी 1000 कूलम, और टाइम दे दिया गया है आपको, टाइम दे दिया गया है आपको 1 आवर यानी 3600 सेकेंड, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 50 वोल्ट। सबको पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन या हीट जनरेटेड का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, Q इंटू वी। क्लियर है? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे जो आपका टाइम दिया गया है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, ये बेकार में दिया गया है। क्लियर है? आपको Q इंटू वी करना है, आपको वर्क डन आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है क्या? टाइम का कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में। इज इट फाइन? निखिल इज सेइंग यस, क्लियर है। एनीवन एल्स? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, work done in moving a charge 4 coulomb from point 220 volt to another 230 volt. Again same formula, again same formula, work done। हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 में तो सर वो तो लैक्स में चला जाएगा, 96,000 इंटू 50 वोल्ट, तो सर तो ठीक है, लैक्स जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। सही, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लाख में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको किलो जूल में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल की लिखते हैं Q इंटू वी लिखते हैं। Q इंटू वी होता क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। Q कितना है अपना, Q है अपना 4 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, कितना हो गया 40 जूल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है किसी को क्या? तो ये क्वेश्चन तो यार बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करंट दिया गया है 10 माइक्रो एम्पियर। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आई होता क्या है? आई होता है, मैं थोड़ा सा ना सबको इरेज कर दे रहा हूं, पहले तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, आपके लिए आसान रहेगा। तो मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं। तो आपके पास ना आई दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप क्या बोलोगे? आई इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन टाइम कितना 1 सेकंड इक्वल्स टू 10 माइक्रो एम्पियर। कह सकते हो क्या? तो क्या 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया ये निकाल सकते हो क्या? सब लोग इतना तो क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं कि आपको आई पता है, आई पता है 10 माइक्रो एम्पियर। मैं सिंपल पूछ रहा हूं क्या 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? Q इंटू टी 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो कुलम हो गया, 10 माइक्रो कुलम, इट्स 10 माइक्रो। सर एक बार और समझा दीजिए तो आई से। चले मैं बता देता हूं, आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
ठीक है, आई होता है रेट ऑफ, तो मैं बोल रहा हूँ कितना एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, ये पूछ रहा है ना। मैं पूछ रहा हूँ कितना एक सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा, ये तो पहले निकाल ले। क्यों? अगर चार्ज नहीं है तो क्यू टी होता है, तो टाइम 1 सेकंड, क्यू आ जाएगा क्या? क्यू कितना आ जाएगा? 10 माइक्रो कूलम। क्यू आ गया अपने पास। अब क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एनी कितना हो जाएगा? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको आवाज क्लियर आ रही है? सबको सबको दिखाई दे रहा है? क्या अब एन निकाल लोगे सब लोग? सब लोग क्या एन कैलकुलेट हो जाएगा अब? ऑल ऑफ यू क्या सारे लोग श्योर हो कि क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा? यस सर। अभिनव इज सेइंग, सर फिर से एक बार बता दीजिए। अभिनव मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में ना आई दिया है, आई का मतलब होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। टाइम है 1 सेकंड, तो क्यू नहीं निकाल लोगे। पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, तो कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा पहले वो तो निकाल लें। अगर अपने को चार्ज नहीं पता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा, तो हमने चार्ज पहले निकाला, क्यू अपॉन टी। क्यू कितना आ गया? 10 माइक्रो कूलम। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई। क्लियर है आयुषी? वंस मोर आयुषी, समझ में आया क्या? क्यू इक्वल्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पे पता है कि लास्ट में अगर मैं बोलूं फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर मैं तो अगर मैं यूज करता यहाँ पे तो क्या लिखता? एन, एन अपने को निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दैट्स द आंसर। एन आ जाएगा। सॉल्व हो जाएगा क्या? जल्दी से रिप्लाई यस इफ अंडरस्टूड। रिप्लाई यस इफ अंडरस्टूड। आयुष, अंशु, आयुषी। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, होमवर्क पार्ट में बढ़ते हैं। क्या कहीं उसमें भी डाउट है क्या? जल्दी से जल्दी बताओ, फर्स्ट में डाउट है क्या? सेकंड 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। किसी को डाउट हो क्वेश्चन नंबर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 सर 4 नंबर क्वेश्चन। mention the condition required for movement of movement of charge in a conductor. Name the device. देखो मैंने बताया था आपको कि जब करंट का फ्लो तब तक नहीं होता है जब तक बैटरी अप्लाई नहीं लगाते हैं। तो कंडीशन क्या है? अ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। क्लियर है क्या? यस सर। और वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कैसे होगा? बैटरी से। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 6 क्वेश्चन नंबर 6। श्रेया मैं आ रहा हूं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 सबके डाउट है, 7 को डिस्कस करते हैं, ठीक है? सॉरी 7 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। 7 को देखते हैं। तो 7 है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड P1 एंड P2 और V1 एंड V2। थोड़ा आवाज किसी का अनम्यूट है, आप उसको म्यूट कर लें। राघवेंद्र म्यूट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है? खैर तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि अपने पास 2 पॉइंट है V1 एंड V2, ठीक है? और P1 एंड P2 जिसमें पोटेंशियल है V1 एंड V2, ठीक है? मैं बना देता हूं, ठीक है? 2 पॉइंट्स है P1 एंड P2। इलेक्ट्रिक पॉइंट पॉइंट चार्ज माइनस Q को मूव कर रहे हैं P1 से P2। यहां से कितना किसको मूव कर रहे हैं? P1 से माइनस Q को, ठीक है? तो एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। याद है सबको? Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अगर मैं इसके हिसाब से बोलूं तो Q मेरा कितना है? माइनस Q, और चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको इसका आंसर क्लियर है? यस सर।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, Q इंटू V2 माइनस V1। मैंने Q की जगह माइनस Q लिखा और पोटेंशियल में चेंज क्या लिखा, V2 माइनस V1। लेकिन यही वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता तो नेगेटिव हो जाता। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है क्या? यस सर। क्या हम लोग अबेंड करें? एडवांस क्वेश्चन ट्राई किया था? ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यस सर किए थे। ये आपको बोर्ड्स में भी आता है कि क्यों नहीं, क्यों, बिकॉज आयंस नहीं होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन इवन दो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट वेरी हाई, बल्ब ग्लोस। तो जो एक लास्ट सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है कंडक्टर में वो उतनी ज्यादा नहीं होती, फिर भी करंट का जनरेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक पल्स के फॉर्म में जनरेट होता है। एक रस्सी को बांध दो और मैं एक छोटा सा पल्स जनरेट करता हूं, तो वो पल्स आपको नहीं लगता कि तुरंत ट्रांसफर हो जाता है एंड पे? उसी तरीके से करंट भी होता है। करंट भी एक पल्स की तरह होता है, एक एंड पे हल्का सा एक झटका जनरेट होता है, वो दूसरे एंड तक अपने आप पहुंच जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि करंट इज डेवलप्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से डेवलप होता है। क्या सबको क्लियर है क्या? हाँ बोलिए सर। जब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना सर? मैं ऐसा तो कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन, पहले याद रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो जरूर कर रहा है, पर एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अगले इलेक्ट्रॉन को पल्स जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने अगले इलेक्ट्रॉन को पल्स जनरेट करेगा, और फाइनली पल्स जो होगा विदाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से कहां पहुंच गया, दूसरे पॉइंट पे। वेव पढ़ा था, याद है? यस सर। साइकिल स्टैंड याद है ना? पहले साइकिल को धक्का लगाते हो, सारा Yes, साइकिल yes, गिर yes. जाता है क्या? यस होता है ना? क्या सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, अपना आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। ठीक है, अपना आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, जिसके हिसाब से V इक्वल्स टू आ गया था आई आर, V इक्वल्स टू आ गया था आई आर। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि आखिर रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने नोट्स में दिया है, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट 1 सेकेंड। ओके चलो, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, देखते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। देखते हैं पहला फैक्टर क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर सबसे पहला फैक्टर होता है। एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या सबको क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हाँ बोलिए। दूसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया याद रखिएगा, आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। क्लियर है क्या? यानी वायर जितना पतला हो उतना ही कम, उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। लोअर द एरिया हायर द रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? और तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है। याद रखिएगा टेम्परेचर के लिए, फॉर अ कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। याद रखिएगा, कंडक्टर के लिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। सबको क्लियर है क्या? क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर थर्ड एक बार बता दीजिए। ठीक है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं
अच्छा, आगे मैं लास्ट में क्वेश्चन आपका लेता हूं। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है। क्लियर? कंडक्टर का मैं बात कर रहा हूं। यहीं पे अगर एक सेमी कंडक्टर होता, अगर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। याद रखना है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या? सर सेकंड नंबर बता दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एक कंडक्टर का, उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या सबको क्लियर है क्या? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर है? तो क्या हम लोग एक फाइनल तीनों फैक्टर समझ लिए क्या? हमने तीनों फैक्टर समझ लिया कि आर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ बोलिए सर। क्रॉस सेक्शन क्या है सर? अच्छा, देखते हैं, क्रॉस सेक्शन में बताने की कोशिश करता हूं। देखते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये मान लेते हैं कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इसमें ठीक है, आप बीच में भी बात करते हो, क्लियर है? तो ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है क्या? जिस एरिया के थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत मितावी। एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम नहीं होता है, बिकॉज एरिया तो पूरे सरफेस को कह सकते हो, एरिया तो आपका पूरा ये भी हो सकता है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया भी, लेकिन वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ठीक है? वो ऐसा एरिया जिससे करंट पास करे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इज इट फाइन? क्या सबको समझ में आ गया ये? तो हम एक बात समझ गए, हमें अभी तक जो समझ में आया कि आर जो है, आर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो अपन कह सकते हैं कि आर इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज रो एल अपॉन ए। ये जो रो है इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसी का आवाज अनम्यूट है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कांस्टेंट ऑफ, और इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। मैंने नोट्स में इसके बारे में साफ लिखा है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्या सबको क्लियर है क्या? सर एक बार और बता दिए ऊपर से। मैंने कुछ बताया नहीं एक्चुअली, मैंने बोला है कि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इन रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे। तो फाइनल क्या बन गया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए कह सकते हैं। अब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी कहते हैं, या हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सबको क्लियर है? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का, जिसका लेंथ L है मीटर है और एरिया A मीटर स्क्वायर है, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है क्या? अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम अलग से बात करेंगे। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? मितावी, यू आर सेइंग कि मैंने एरिया लिखा है, आप एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में मैंने एरिया वर्ड ज्यादा यूज किया है, ट्राई टू राइट क्रॉस सेक्शनल एरिया।
ठीक है, नोट्स में क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दें आप उसको। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया है? R इक्वल्स टू रो एल अपन है। अब ये अगर सबको समझ में आ चुका है तो हमारे पास बहुत ही क्लियर आइडिया है कि हम आगे क्या करना है। हमें सिंपल सा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पढ़ना है। रेजिस्टिविटी, देखो इसका डेफिनेशन मैं बड़ा आसान डेफिनेशन लिखता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं। एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, क्लियर है, ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। सबको क्लियर है क्या? क्या हम लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू होता है, R इक्वल्स टू होता है, R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, लेंथ 1 मीटर एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू एक्चुअली कितना हो जाता है? रो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? सर रिपीट। मैं कह रहा हूं कि डेफिनेशन इसका लिखवा दीजिए सर। डेफिनेशन मैंने नोट्स में दे दिया है वैसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने नोट्स में सब कुछ दे दिया है वैसे। रेजिस्टिविटी का आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो, अगर आप नोट्स को देखते हो, नोट्स के पेज नंबर 3 to 4 में आप देखो, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हमने लिख दिया है वहां पे, ठीक है। तो आप नोट्स वहीं से लिख लोगे क्या सब लोग? मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसका यूनिट कितना होगा, यूनिट देखते हैं हम। इसका यूनिट होता है ओम मीटर, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्या सबको यहां तक क्लियर है? अगर अपने को इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये अगर क्लियर है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करने की हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 10 to the power -8 है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। आप पहले कर लो फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। सर लेंथ का मीटर में लिखते हैं ना सर? ओ सॉरी, हाँ किसी ने पूछा था अभी कि किलोमीटर है, वो मीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे। मैं म्यूट था और मैं बोल रहा था, ठीक है। खैर, लेंथ पहले गिवन चीजें लिखी, आदत बनाए। सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको।
क्लियर है? एरिया सबको इतनी चीजें, बेसिक चीजें सब लोग लिखते रहो, ठीक है? उसके बाद ही आएगा फाइनल। R इक्वल्स टू रो L बाई A, रो भी दिया हुआ है, रो भी आया हुआ है 1.72 इंटू 10⁻⁻8। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो कितना होता है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ अपॉन एरिया। सॉल्व करें इसको। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक किसी का आंसर मुझे दिखा नहीं है। वन 1.72 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12.56 कितना होगा इसका? 2.73 ओम। बिल्कुल सही लग रहा है। 12.56 कुछ इतना आ रहा है क्या सब लोग? इतना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो ना। 34.4 डिवाइडेड बाई 12.56 आ गया मुझे 2.73 एग्जैक्ट सही लग रहा है। नवनीत आ गया सॉल्व? मैं कह रहा हूं कहीं इसमें किसी को दिक्कत है क्या? R इक्वल्स टू रो L बाई, सिंपल। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। हाँ मेधावी सही है। इस टॉपिक से ना ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए लोग चाहते हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछना। Scroll, हाँ, I got an answer. I've got an answer already. Resistance 2.73 exactly. चलिए, most of you have answered the question. काफी लोगों ने आंसर किया है इसको। क्या ये सबको समझ में आया? अमन has answered 2.73. पीयूष has answered. अंश has answered. बिल्कुल सही अंश। As per every one of you, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.73। क्लियर है? 2.73 जिसका भी ये आ गया, और खुद देख लो ना, ऑलमोस्ट 2.73 के आसपास ही होगा, नहीं भी सॉल्व करे तो। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? एक और अपने को फॉर्मूला से यूज टू होना है। पहला काम हम लोग बात कर रहे हैं R इक्वल्स टू रो L बाई A के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर जल्दी करें इसका। एक टेबल दिया हुआ है 3 मटेरियल्स का एक्स वाई जेड। एक्स दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। y दिया है 11.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 है, ध्यान से, ठीक है? ये 10⁻⁻6 है, ठीक है? और 18 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है? Arrange the samples in increasing order of conductivity. Which of these is best conductor? Which of these is best insulator? बहुत अच्छे आंसर, काफी आ रहे हैं आंसर।
again is saying yxz, y और z. सबसे पहले एक चीज जानना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले. जो लोग सॉल्व कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये होता क्या है, ये थोड़ा सा जान लो, उसके बाद क्वेश्चन आसान होगा. ठीक है, याद रखिएगा, कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है 1 बाई रेजिस्टेंस. ये आपको पढ़ना नहीं है टॉपिक, पर याद रख सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बुरा कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो अच्छा कंडक्टर है. तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है 1 बाई रेजिस्टेंस. और कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी ठीक रेसिप्रोकल. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा. क्या बिल्कुल क्लियर है ये बात? अब क्यों ना अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में सिंपल सी बात हो रहा है. पहले रेजिस्टिविटी का ऑर्डर तो सब लोग देख लो. सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किस में है? सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो है वो है वाई में है, वाई में. उसके बाद है एक्स में और फिर जेड में है सर. फिर जेड में. तो ये रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है, पर पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी. तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा. सिंपल. y का सबसे कम होगा, देन x का होगा, देन z का होगा. क्या ये बात सबको क्लियर है? कई लोगों ने यही आंसर दिया है, y z. युविका, इज इट फाइन? समझ में आ गया सबको? श्रेष्ठ, युविका, श्रेय अमृत, यस सर. अंश, अमन. यस सर. Yes, sir. बढ़िया. तो विच ऑफ दीज इज बेस्ट कंडक्टर? अब अपना बेस्ट कंडक्टर दिख गया अपने को. बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? जो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस है इसका, Z. और सबसे बुरा वाला कौन सा है? वाई. बुरा वाला कंडक्टर यानी बेस्ट इंसुलेटर. सही है क्या? कई लोगों ने गलत आंसर भी दिया है थर्ड का कई लोगों ने Z लिखा है. क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट कंडक्टर. बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इसमें? बेस्ट कंडक्टर Z है. किसी को दिक्कत है क्या? बेस्ट कंडक्टर सर, वो Z. काफी लोगों ने गलत दिया है. सर ए वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर. चलो मैं फिर से फर्स्ट वाला पार्ट. क्या देखो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं. मैंने ऑर्डर पहले क्या लिखा है? मैंने बोला रेजिस्टिविटी के हिसाब से ऑर्डर दिया है. ठीक है, ये ऑर्डर जो है ना अपना, ये रेजिस्टिविटी के हिसाब से ऑर्डर है. ठीक है, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर अगर ऐसा होगा तो 1 बाई रेजिस्टिविटी का ऑर्डर कितना होगा? ये सही है क्या सब लोग? रेजिस्टिविटी का ऑर्डर. अच्छा, ये 1 बाई रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है? कंडक्टिविटी ही तो है. तो कंडक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा है? Z का. सबको क्लियर है क्या? YXZ. तो Z का कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में धीरे धीरे बढ़ रहा है. क्लियर है? इसके बाद देखते हैं विच ऑफ दीज इज बेस्ट कंडक्टर. विच ऑफ दीज इज बेस्ट कंडक्टर, इसमें से सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? ठीक है, सबसे बढ़िया कंडक्टर इसमें कौन है? तो सबसे बढ़िया कंडक्टर Z होगा. किसी को डाउट है क्या? काफी लोगों ने गलती किया इसमें. मैं जो देख रहा हूं काफी लोगों ने, सबने ऑलमोस्ट गलत किया है. क्या ये बी पार्ट क्लियर है क्या? सबसे बढ़िया कंडक्टर अपना Z है. पहला पार्ट सही बनाया आप लोगों ने, दूसरे में थोड़ी गलती हुई है. थर्ड पार्ट, विच ऑफ देम इज बेस्ट इंसुलेटर. जो बुरा कंडक्टर है, सबसे बुरा कंडक्टर कौन सा है? वाई. तो ये सबसे ज्यादा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. सबको समझ में आ चुका है? क्या है? सबको समझ में आ चुका है? आगे बढ़े. वाई इज द बेस्ट इंसुलेटर. बिल्कुल सही मेधावी. लेट्स मूव अहेड. चलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर की बात हो रही है. 2 क्वेश्चन है अपने को इस टॉपिक पे. हाँ, ये क्वेश्चन है. द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ एन एलओआई इज 10 ओम.
हाँ आया किसी का आंसर? क्या अंशु का आंसर आ चुका है 10⁵ देखते हैं। एक आंसर आ चुका है। मैं अगेन कहूंगा आदत वाली, ये सब मैं आदत बनाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। कोई बात नहीं राघवेंद्र, मैं दिखा दूंगा ना, स्क्रीनशॉट सारे पुराने वाले दिखा दूंगा, कोई नहीं। सो बेटर है कि मैं क्वेश्चन ही शेयर कर दूंगा, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं क्वेश्चन पूरा ही शेयर कर दूंगा। नवनीत का आंसर आया है बिल्कुल अलग है, 0.000785 ओम। Agya is saying the same. Agya is saying 7.85 into 10⁻⁻6. Navneet is saying 7.85 into 10⁻⁻4. Shrestha is answering 10⁴. Medhavi 7.85 into 10⁻⁻4. I think Navneet और मेधावी का आंसर बिल्कुल कॉमन आया है। ठीक है। So, वाजिद हबीब, आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? You have raised your hand. You can unmute yourself and ask. चलो ना, क्यों ना, मैं तब तक मैं गिवन डेटा लिख रहा हूं, किसी को पूछना आराम से पूछो आप। आर अपना 10 ओम है, अपना लेंथ जो है 1 मीटर है, अपना थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है। थिकनेस ऑफ वायर का मतलब क्या है? फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी। थिकनेस का मतलब क्या दे रहा है बताओ? सर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे रहा है ये आपको रेडियस दे रहा है, डायमीटर दे रहा है, थिकनेस ऑफ वायर। ये आपको डाया है ना कि एरिया। यही गलती करने की वजह से 10⁴ आपका आया है, ठीक है। तो ये डायमीटर है, थिकनेस का मतलब पूरा ये डायमीटर हो गया 0.001। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 0.001/2। खैर, अपने को रेडियस पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी अब कैसे निकालेंगे? तो R इक्वल्स आप जानते हो कितना होता है, ρL/A। तो अगर अपने को रो चाहिए, सिंपल क्या होगा, रो इक्वल्स टू R A/L। R कितना है अपने पास? R है अपने पास 10। बिल्कुल सही है, सब लोग आंसर सही आने लगे हैं, 10। एरिया कितना है? तो एरिया है पाई, यानी 3.14 पाई R²। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6/4। मैंने क्या किया, इस रेडियस का स्क्वायर कर दिया। RA/L, L कितना है अपने पास? 1 मीटर। क्लियर है क्या? सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो कुल आता है 3.14 डिवाइडेड अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है? इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो ये आएगा 0.785 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। क्लियर है? तो 7.85 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इज द फाइनल आंसर। किसी को डाउट है क्या? सर 3.14 के नीचे में है सर, 4 कैसे आएगा? ये नीचे में है, ये 2 का स्क्वायर देखो ना, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर किया, समझ गए। आ गया ना। तो ये 10⁻⁻3/2 था, ठीक है। सबको आ गया समझ में? क्या नवनीत नहीं समझ में आया क्या? नवनीत पूछो ना अनम्यूट करके। मानस बिल्कुल सही है, लिखने का तरीका अलग है बस। नवनीत पूछना है कुछ? पूछो। अच्छा डन, कोई बात नहीं, चलो सबको आ गया समझ में। ये अपने कोई फॉर्मूला यूज टू होना है, कैलकुलेशन से बच नहीं सकते इसमें। सर स्क्वायर क्यों करेंगे? ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाबू। मैं कह रहा हूं आयुषी, रेडियस है ना, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेहतर था कि हम तो एरिया पहले ही निकाल लेते, फिर
अगर कंफ्यूजन है तो बेहतर हो कि एरिया पहले ही निकाल लो। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना था? 3.14 और रेडियस कितना है? 10 टू द पावर पावर का साइन नहीं था तो कोडिंग में लिख दिया। ठीक है, डन, कोई बात नहीं। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी लोगों ने सही दिया, पर हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये जल्दी कर लो, रेजिस्टेंस बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आपको यूज टू करवा रहा हूं मैं, कोई नया टाइप नहीं है इसमें। नया टाइप अभी आएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। इस क्वेश्चन के बाद एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। इसलिए इसको जल्दी सॉल्व करो। क्लास हो सकता है 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाए आज। सब लोग एल एल अपने रो अपने पास आ चुका है। मैं चैट में देख रहा हूं, काफी लोगों ने रिप्लाई तो किया है। 2.83 ओम मोस्टली लोग आ रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि करेक्ट हो। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जल्दी जल्दी लिखते हैं। अपने को लेंथ दिया हुआ है, लेंथ अपने को 2 मीटर है। अपने को थिकनेस, अगेन थिकनेस 0.3 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अपन इसे एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना होगा? पहले रेडियस कितना होगा? 0.3। ठीक है, मीटर। रेडियस, मैं रेडियस की बात कर रहा हूं। रेडियस की बात कर मैं रेडियस की बात कर रहा हूं। ठीक है, डिवाइड अपॉन 2। एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। क्या सब लोग सॉल्व कर लोगे? अब क्या सब लोग सॉल्व कर लोगे? हर डेटा गिवन है अपने पास। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग आराम से कर ले रहे हो। आई डोंट नीड टू इंटरफेयर इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ठीक है, बिल्कुल 2.83 ओम इज द करेक्ट आंसर। 2.83। विश्वास 20 × 10⁵ आपका है, थोड़ा चेक कर लें इसको आप।
ठीक है, मोस्टली लोगों का आंसर जो है वो 2.83 आ रहा है. एटलीस्ट 10 to 12 people have given answer 2.83. जस्ट वांट यू ऑल टू चेक कि आंसर है कि नहीं है. ठीक है, खैर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं और हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं. एक हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर. ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, मान लो एक वायर है. ठीक है, मान लो एक वायर है, कुछ एल लेंथ का वायर है. ठीक है, एल लेंथ का वायर था और आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया कि उसको खींच करके उसको स्ट्रेच कर दिया. तो स्ट्रेच करोगे, मान लो एक कंडक्टर है मान लेते हैं. ठीक है, उसको आपने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया. स्ट्रेच करके आपने उसको लेंथ उसका बढ़ा दिया. ठीक है, मान लेते हैं आपने उसका लेंथ क्या कर दिया, कुछ बढ़ा दिया. ठीक है, लेंथ तो आपने उसका बढ़ा दिया, लेकिन आपने क्या देखा कि लेंथ तो बढ़ा लेकिन उसका एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया. ऑब्वियसली किसी भी वायर के अगर आप स्ट्रेच खींच करके बिना एक्स्ट्रा लेंथ ऐड किए हुए अगर उसका लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, लेंथ तो बढ़ जाएगा उसका, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. सिंपल सा देखते हैं. पहले लेंथ था और पहले क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसको स्ट्रेच करके इसके लेंथ को n टाइम्स लेंथ कर दिया. मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इसके लेंथ को n टाइम्स बढ़ा. हाँ बोलिए सर इसका मतलब अगर हम उस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो सर इसका मतलब कि सर इसका ब्रेथ भी कम होगा. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं. आप लेंथ को अगर खींच रहे हो तो उसका जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर है, उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेंथ जैसे ही बढ़ाएंगे थिकनेस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा. लेंथ इंक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस. तो इसके पीछे अगर मान लीजिए पहले लेंथ एल था, अब आपने लेंथ क्या कर दिया, n टाइम्स लेंथ है, तो एरिया में क्या चेंज आएगा. तो एक बात याद रखना कि कभी भी किसी को स्ट्रेच करते हो ना तो उसका एक चीज कभी चेंज नहीं कर पाओगे आप, वो है उसका वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. अब उसका वॉल्यूम क्या है, पहले उसका पहले वॉल्यूम है आपका, उसका पहले वॉल्यूम है A इंटू एल. ठीक है, अब आपको एरिया नहीं पता, अब आपको एरिया नहीं पता. ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, अब इसका वॉल्यूम होगा A डैश इंटू एनएल. ठीक है, क्लियर है क्या, A डैश इंटू एनएल. क्लियर है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है. तो एक बात याद रखना कि इस केस में वॉल्यूम हमेशा कंजर्व्ड रहता है. कितना भी कुछ कर लो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. फाइनल क्या आया, A इंटू एल इक्वल्स टू A डैश इंटू एनएल. क्लियर है, A डैश इंटू एनएल. क्लियर है, एल एल क्या हो गया सर ए डैश मतलब कैंसिल हो गया, नया एरिया. ए डैश मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखो, मैं कह रहा हूं ये अपना शुरुआत का है, ये अपना देखो समझो, ये अपना इनिशियल है, समझ रहे हो, और ये आफ्टर स्ट्रेचिंग है. ये क्या आफ्टर स्ट्रेचिंग है, सही है क्या. इनिशियल में लेंथ मान लेते हैं n था, हमने उसको खींच के n टाइम्स बढ़ा दिया, खींच के n टाइम्स बढ़ा दिया तो लेंथ कितना हो गया, nl हो गया. एरिया पहले a था, अब एरिया घट चुका होगा, कितना घटा है वो अपने को निकालना है. तो हमने क्या देखा कि जो एरिया होगा वो a डैश हो गया, मान लो कुछ एरिया. तो हमने देखा कि शुरुआत में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका है कुल मिलाकर के a इंटू एल, और बाद में जो वॉल्यूम है वो है आपका A डैश इंटू एनएल. वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करेगा, तो दोनों वॉल्यूम क्या है, इक्वल है. हमने इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया, A इंटू एल इक्वल्स टू A डैश इंटू एनएल. तो एल एल कैंसिल हो गया, तो फाइनल एरिया क्या आया, A बाई एन. मतलब अगर लेंथ को 2 गुना बढ़ाओगे तो एरिया दो टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाओगे कि स्ट्रेच करोगे तो एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो एरिया उतना ही डिक्रीज करेगा. क्लियर है. तो अब किसी ने सोचा कि चलो इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. क्लियर है, ठीक है.
मेधावी आप बोल रहे हो ए डैश जो होता है वो फाइनल एरिया है, ए डैश जो है वो फाइनल एरिया है, क्लियर है? चेंज इन लेंथ नहीं, सर टाइम्स चेंज इन लेंथ का, लेंथ कितना टाइम्स हो रहा है, क्लियर है? ये फॉर्मूला लिखना सही नहीं होगा मेधावी, क्लियर है? तो देखते हैं शुरुआत सर में तो रेजिस्टेंस। हाँ हाँ सर बोलिए, रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा दोनों में, इनिशियल देख और लेते हैं फाइनल अभी, वाले में। देख लेते हैं अभी। आर इक्वल टू पहले क्या था, रो एल अपॉन ए। अब फाइनल रेजिस्टेंस देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। रो तो वही रहेगा, रो चेंज नहीं कर रहा है। लेंथ कितना हो गया, एन टाइम्स एल, और एरिया कितना हो गया, ए टाइम्स एन। क्या ये कुछ एन स्क्वायर टाइम्स रो एल बाई ए हो रहा है क्या? एन स्क्वायर टाइम्स रो एल बाई ए आ रहा है क्या? एन स्क्वायर टाइम्स रो एल अपॉन ए क्या आ रहा है क्या? यानी अगर लेंथ को एन टाइम्स स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा। लेंथ को डबल स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। लेंथ को ट्रिपल स्ट्रेच करोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है क्या? नहीं आया तो बताओ, दोबारा समझा दो। सर 9 टाइम्स कैसे इंक्रीज होगा, 6 टाइम्स ना? देखो एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर अच्छा 3 टाइम्स लेंथ को इंक्रीज करो, स्क्वायर कितना होता है उसका? 9। 9। अगर एन स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है, अगर 3 टाइम्स लेंथ को बढ़ाओगे तो 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा। मैं एक बार और समझाता हूं, चलो मैं जल्दी से ना। सर हाँ बोलिए। अगर जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही एरिया कम होता है, हाँ तो मान लीजिए 12 एरिया हुआ, हाँ, सॉरी 12 लेंथ हुआ और 2a एरिया भी हुआ, तो 2 2 तो सर नहीं नहीं कैंसिल हो ऐसा कहां जाएगा। मैं बोल रहा हूं। लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, ओके सर, ठीक है ना? ऑपोजिट है ना। यस यस सर। मैं 2 मिनट लूंगा और इसको फिर से समझा देता हूं। एक क्वेश्चन करेंगे, आज का टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है? मैं इसको ना एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जिनको भी समझने में दिक्कत रही है वो दोबारा समझ लें, ठीक है? और एक क्वेश्चन करके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? देखते हैं। मैं सिंपल से आता हूं कि अपने पास एक वायर है, ठीक है? वायर है जिसमें हमने देखा कि उस वायर के पास कुल मिला के कुछ एरिया है ए, उसके पास कुल एरिया कुल मिला के है ए, क्लियर है? और उसके पास जो है लेंथ जो है, ठीक है, उसके पास जो लेंथ है वो कुल है एल, क्लियर है? उसके पास लेंथ जो है वो है एल, ठीक है? उसके पास कुछ लेंथ जो है वो क्या है, एल है। हमने क्या किया, इसको ना कुछ फोर्स लगा के खींच दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है? या स्ट्रेच को छोड़ो, हमने इसको मेल्ट कर दिया, मान लो मेल्ट कर दिया किसी और चीज में। फिर से एक नया वायर बना रहे हैं हम लोग, और नया वायर बना करके हम क्या बना रहे हैं, इसी से हम एक वायर बना रहे हैं ऐसा, ठीक है? हम एक ऐसा वायर बना रहे हैं, ठीक है? हमने एक ऐसा वायर बनाने की कोशिश की। अब इस वायर की खासियत क्या है, कि ये कुल मिला के इसका एरिया जो है पहले की तरह नहीं, एरिया इसका लेंथ को खींचे, क्योंकि तार को खींचे हो लेंथ वाइज, खींचा होगा बचपन में, तार को लेंथ वाइज जब खींचते हो तो उसका एरिया डिक्रीज नहीं कर जाता है, उसका तार लंबा तो होता है पर उसका एरिया क्या होता है, डिक्रीज। तो अब इसका एरिया क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ए डैश हो चुका है, ठीक है? और लेंथ जो हो चुका है वो n टाइम्स l हो चुका है, क्लियर है? तो मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूं कि इस केस में आपका लेंथ है l, एरिया है a, और रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, क्लियर है? इस केस में आपके पास, अच्छा एल है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्या है, एल इंटू ए। इस केस में देखते हैं, अपने पास लेंथ जो है वो एनएल है, फाइनल लेंथ। हमारे पास जो एरिया है ए डैश है, ठीक है? हमारे पास वॉल्यूम अभी भी क्या है, एल ही है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है तो क्यों नहीं इक्वेट कर देते हैं दोनों केस के वॉल्यूम का, ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल एरिया, समझ लो, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल एरिया। फाइनल लेंथ कितना है, एनएल, और एरिया अपने पास फाइनल कितना है, ए डैश,
क्लियर है क्या? हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होना है, v डैश। तो देखते हैं एन एल ए डैश इक्वल्स टू एल इंटू ए। तो एल एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास आया ए डैश इक्वल्स टू, हमारे पास आया ए डैश इक्वल्स टू एरिया अपॉन एन। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर आपने लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाया तो एरिया 3 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, लेंथ को आपने 4 टाइम्स बढ़ाया तो एरिया 4 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा। अब इस केस में अगर रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करें तो होगा रो एल, एल कितना है NL, और एरिया कितना है A अपॉन N। तो मिल करके क्या हो गया, R इक्वल्स टू N स्क्वायर टाइम्स रो L अपॉन A। सबको क्लियर है क्या? क्या आप सबको क्लियर है? यस सर। इसका मतलब है कि अब से कभी लेंथ को अगर दोगुना करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ को 3 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। नॉर्मल लेंथ बढ़ाओगे तो अलग बात है, लेकिन अगर स्ट्रेच करोगे ना तो आपको बहुत तेजी से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। क्लियर है? मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ऑपोजिट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले करो। पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर उसको करते हैं। Sir, will you shut the poll or I have to answer in chat? ना पोल शुरू नहीं करते हैं, पोल मैंने लॉन्च नहीं किया, वो अगेन वो फिर नेटवर्क का इशू आएगा। आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ एन ओम बिकम्स एन स्क्वायर ओम। नहीं, आ गया, नहीं, गलत गलत। हिंड्रेंस का मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है। आ गया नहीं, देखो आ गया, समझो आ गया, आप समझ लो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सिंपल सी बात है, देखो आ गया कि अगर पहले कोई एल लेंथ था, ठीक है, इसको स्ट्रेच करके ना 3 टाइम्स एल कर दिया आपने, स्ट्रेच करके, अगर तो रेजिस्टेंस पहले क्या था, आर था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स आर हो जाएगा। क्लियर है? यानी 3 गुना नहीं होगा बल्कि 9 टाइम्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल हो, अगर पहले एल था और अब स्ट्रेच करके इसको 4L कर दिया, क्लियर है, और रेजिस्टेंस अगर आर था तो अब 4 आर नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा, 16 आर हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको? क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? दिक्कत है जो आपको आ गया, समझ में आ रहा है क्या? सर एक बार और समझा दीजिए एल से। देखो चलो मैं इसको सिंपल सी बात कह रहा हूँ। देखो याद रखना, वॉल्यूम सब लोग समझो, लैंग्वेज में समझो इसको, इतनी कहानी वानी हमने समझाया, एग्जाम में लैंग्वेज आने वाला है। आपके पास वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, सिंपल सा, मैं इसको वीडियो को ऑन करके मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। आप अगर किसी चीज का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो और लेंथ को डबल करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ को अगर ट्रिपल करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो जितना टाइम्स लेंथ बढ़ेगा उतना ही टाइम्स एरिया घटेगा। एंड ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ऑपोजिट भी, अगर एरिया डबल होगा तो लेंथ हाफ होगा, एरिया 4 टाइम्स होगा तो लेंथ 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। सबको क्लियर है क्या चेंज का? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत ही क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखो, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया हैज अ रेजिस्टेंस R, ठीक है, जो भी है। Another length conductor of length 2L and resistance R and the same material has a cross section। तो ये क्वेश्चन तो स्ट्रेचिंग का है ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ये क्वेश्चन तो स्ट्रेचिंग का है ही नहीं। ये तो पहला केस है ना कि R इक्वल्स टू रो L बाई A इक्वल्स टू R, पहला केस है। दूसरे कंडक्टर में बोल रहा है कि रो लेंथ कितना है 2L और एरिया अपने को पता नहीं है, एरिया अपने को निकालना है,
और रेजिस्टेंस कितना है आर ही है, नहीं निकाल लेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को। दो कंडीशन दे रहा है, क्लियर है, दो कंडीशन दे रहा है अपने को। एरिया जो होगा वो जो क्या होगा 2a होगा क्या, सब लोग ये दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, कितना हो जाएगा रो L अपॉन A इक्वल्स टू रो 2L अपॉन A डैश। रो क्या हो गया कैंसिल, LL क्या हो गया कैंसिल, तो क्या A डैश आ गया, क्या A डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया हो जाएगा क्या सब लोग। नवनीत इज सेइंग 2 है, बिल्कुल सही नवनीत, इसका आंसर 2 हो जाएगा क्या। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेचिंग का है ही नहीं, ये तो रद्दी क्वेश्चन है। कहीं लिखा है क्या कि स्ट्रेच करना है अपने को। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, चलो इस क्वेश्चन पे आता हूं। आप लोग का जो स्ट्रेचिंग वाला परेशानी देखो, बोल रहा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच टू डबल। ये तो पहले से ही कहानी दे रहा है कि जब लेंथ L से 2L हो रहा है तो कह रहा है कि एरिया A से A/2 हो जा रहा है, क्लियर है। तो अब बताओ रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, नहीं निकाल लोगे 4 टाइम्स, बिल्कुल सही। क्या क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया। अरे भाई नहीं भी, अगर अपना दिमाग नहीं भी चलता है, लेंथ डबल हो गया और एरिया हाफ हो गया, मैं तो आपके जगह रहूंगा तो किसी हालत में बनाऊंगा आर शुरुआत का रो L अपॉन A और फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा रो 2L अपॉन A अपॉन 2, कितना हो जाएगा 4 रो L अपॉन A। तो कितना टाइम्स हो गया, क्लियर है क्या, सबको क्लियर है। इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को एंड करते हैं। अगले दिन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल और कुछ उस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। चलो हैव अ नाइस डे। थैंक्स सर। स्ट्रेचिंग वाले कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको कर लेना, ठीक है। चलो ओके ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे, Bye, sir. बाय, हैव अ नाइस डे।